अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सब नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, और रमज़ानुल मुबारक में जब भी हम अपनी सेहत की बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हम अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस होते हैं। उसमें सेहत, खुराक और ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। और इसी तरह से आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पर तरतीब दिया गया है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें रमज़ानुल मुबारक में हेल्दी कैसे रहना है। हमारा आज का मौजू ये होगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करेंगे हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 966 पर 0334196696। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और अपने मेहमान के साथ उन सवालात को हम शेयर भी करेंगे। तो जनाब, प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं और आज की मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है हिरा बतूल ने। हिरा बतूल जो हैं वो क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और हमें आज इनसे ये भी सीखने को मिलेगा कि रमज़ान में कैसे हमें हेल्दी रहना है। मैं वेलकम करता हूँ जी, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। मैं हिरा, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू स्टे हेल्दी इन रमज़ान। सो रमज़ान माशाल्लाह आधे के करीब तो हम गुजार चुके हैं, तो बिल्कुल। उसमें अपनी सेहत को कैसे हम, अब से अगर हम कोशिश करें, कैसे मेंटेन करेंगे और कैसे हेल्दी रह सकेंगे? बेसिक टिप्स आपके ज़हन में क्या आती हैं? बेसिक टिप्स मेरे ज़हन में यही आती हैं कि जब हम सहरी के लिए उठते हैं बेसिकली नॉर्मली घरों में दही होता है, पराठा होता है और या बहुत हो गया तो सालन वग़ैरह हम ले लेते हैं। हुँ, तो ये जो हम दही में चीनी यूज़ करते हैं, व्हाइट चीनी जो हुँ, हम यूज़ करते हैं और कुछ होता है कि जो लोग चीनी नहीं खाते वो उसमें नमक, मिर्च वग़ैरह डाल लेते हैं। तो हमने इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है। सही है। हमने दही में जो है ना रिफाइंड चीनी डालनी है हुँ, और ना ही उसमें किसी किस्म का कोई नमक नमक, वगैरह डालना है। ठीक है। उसको हमने वैसे ही खाना है। हुँ, और जिन लोगों को मसला है कि उनका वज़न ज़्यादा बढ़ता है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो जो दही में जो है ना कोई भी किस्म का शुगर वगैरह यूज़ ना करें, उसको एज़ इट इज़ ही यूज़ करें। हुँ, और उसके साथ पराठा ना लें, उसके साथ सादा रोटी लें और हो सके तो साथ खजूर लें, क्योंकि खजूर में आयरन होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और पूरा दिन के लिए ज़ाहिर बात नमाज़, कुरान पाक पढ़ना और भी एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके हुँ। लिए हमें एनर्जी मिलती है। ओके, ये तो हो गया शहर की रूटीन, कि शहर में अमूमन लोग पराठा खाते हैं और हैबिचुअल होते हैं। इवन कि मुझे लगता है कि शायद 90-95% घरों में अभी भी यही रूटीन होती है रमज़ान मुबारक में कि सहरी के औकात में पराठा खाया जाता है और उसके साथ दही लाज़मी है। जी। अफ़्तार में आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऑयली जितने भी जो फूड लेते हैं, उससे थोड़ा-सा गुरेज़ किया जा सके? ऑयली फूड नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हमारे घरों में चिप्स, समोसे, पकौड़े यही ये चीज़ें मामूल बनती हैं। है, नो बिल्कुल। ऑयली चीज़ें बनती हैं, इनके बगैर तो कहा जाता है कि हमारी इफ्तारी ही नहीं होती। हुँ, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आप हेल्दी फूड की तरफ आएँ। अपने जहाँ पे आपने समोसे पकौड़ों पर पैसे खर्च करने हैं, वही आप फ्रूट्स लें, 2-3 फ्रूट्स ले लें, हुँ, उसकी चाट बना लें या उसका सैलेड ले लें, ठीक है? उसमें खजूर 1-2 डाल लें, खजूर तो होती ही है नॉर्मली, उसमें चाट में भी आप इस्तेमाल करें और साथ आप शेक बना लें, बनाना शेक बना लें या एप्पल हुँ। शेक बना लें। तो ये जो है एक हेल्दी रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने ज़िक्र किया कि अगर हम दही लेते हैं सहरी के टाइम में, तो उसके साथ शुगर नहीं लेना चाहिए और शुगर जो है वो रूटीन समझी जाती है, ख़ास तौर पर दही का जब भी इस्तेमाल किया जाता है। जी। शुगर इनटेक हमारी सेहत के लिए किस हद तक नुकसानदेह है? सेकेंडली, जब हम वेट रिड्यूस की बात करते हैं, तो उसमें भी शुगर को एक बेसिक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, तो किस हद तक ये हमें नुकसान पहुँचाती है? जब भी जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिन पेशेंट्स ने वेट लूज़ करना होता है, बेसिकली हम उनको 3 तरह के व्हाइट्स जो है ना इग्नोर करवाते हैं। ओके। उनमें फर्स्ट ऑफ जो होता है वो शुगर, हुँ, सेकंड जो होता है फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर जो होता है वो ओके। और थर्ड पे राइस, व्हाइट हुँ, राइस। ये यूज़ हम करने नहीं देते। ओके। वैसे भी नॉर्मल जो एक इंसान हेल्दी रहना चाहता है, उनके लिए तीनों चीज़ें ठीक नहीं है। हुँ, तो आप कोशिश करें कि जो गंदम का आटा इस्तेमाल करें, ठीक है? उसके अलावा अगर आप ज़्यादा ही मीठे को शौकीन हैं, तो आप फिर जो है ना ब्राउन शुगर यूज़ करें। गुड़ वगैरह जो अमूमन घरों में गुड़ की होता है, शक्कर हाँ जिसे जी, हम वो कहते यूज़ हैं, करें, बिल्कुल वो सही। ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे भी आपने गंदम के आटे की बात की है, अगर हम पेशेंट्स के हवाले से बात करते हैं, जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं, उनके बारे में डायटीशियंस भी कहते हैं, बहुत सारे
डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आपको व्हीट फ्लोर जो है वो नहीं यूज़ करना चाहिए। सो आप किस हद तक एग्री करती हैं इस बात से? व्हीट फ्लोर जो है वो क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट भी रखता है? हाँ जी, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये एक बुरी चीज़ है, क्योंकि रोटी में भी शुगर होती है, तो उनका जो है ना वो उनका इंसुलिन वॉल्यूम है वो रेज़ हो जाता है। तो उनको अवॉइड करना चाहिए। वो ये होता है कि आप जो है ना इसमें फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लें अपने, जैसे कि एवोकाडोज़ वगैरह हो गया या एप्पल ले लें, ठीक है, या आप बनाना ले लें। और उसके अलावा डेली रूटीन पे अपनी जो है शुगर चेक करवाएँ तो हेल्दी रहें और एक्सरसाइज़ वगैरह करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, हेल्दी रहने के लिए जब हम ओवरऑल डाइट की बात करते हैं रमज़ान मुबारक में, हमारी जो रूटीन है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी लगता है। बिल्कुल। चूँकि हमारे आम रूटीन से हट के मील टाइम जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उसके अलावा हमारा जो क्रंच टाइम है वो बढ़ जाता है। सो कैसे मुमकिन है कि हम अपनी रूटीन को मैनेज करें, हमारा मील भी मैनेज हो, हम अपने मील को मैनेज करेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। जबकि हमें ये लगता है कि हम रोज़ा खोलने के बाद इफ्तारी तक कुछ ना कुछ खाते-पीते रहते हैं। उसकी वजह से स्टमक भी डिसऑर्डर रहता है, फिर उसके बाद हमारा फैट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बेसिकली हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपने जो है ना कुछ भी खाना है आप उसके पोर्शंस बनाएं। पोर्शंस में कोई भी चीज़ हो वो हमें पोर्शंस में खानी चाहिए। एकदम से नहीं कि आप ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं। बॉडी को भी डाइजेस्ट चीज़ करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, लाइक अगर आपने चाट खा लिया, आपने जो है ना फ्रूट्स वगैरह ले लिए, आप उसके 1 घंटे बाद कोई और चीज़ खाएं। जब आपको लग रहा हो कि मेरे इतने मैदे में इतनी गुंजाइश है कि मैं अब दूसरी चीज़ खा सकता हूँ, फिर आप दूसरी चीज़ की तरफ जाएं। ये नहीं कि अब आपको हल्की सी भूख लगी तो आप ज़्यादा खाना शुरू हो जाएं। अपनी जो है ना डाइट के पोर्शंस बनाएं। बिल्कुल सही है। मतलब वेरी इमीडिएट हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना है, बिल्कुल। थोड़ा टाइम देना है ताकि बिल्कुल। हम अपनी डाइट को मैनेज कर सकें। तो पहला अशरा जो है वो माशाल्लाह गुज़र चुका है। जी, माशाल्लाह। सो अब इस वक्त में जाके बहुत सारी कॉमन कंप्लेंट्स हैं जिनमें हम अक्सर डिस्कस किया करते हैं कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि सर में दर्द रहता है रमज़ान में, चूँकि मुझे ये लगता है कि शायद हमारी रूटीन चेंज होती है। सो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, जो हेडेक बढ़ जाती है उसकी रीज़न क्या बुनियादी तौर पर हो सकती है? जो अगर मेरी आइडियोलॉजी में देखा जाए तो जो सर दर्द होता है बेसिकली वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि हम सारा दिन पानी नहीं पीते तो इस वजह से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को ये होता है कि उनका बीपी लो हो जाता है या कुछ कहा हाई हो जाता है। तो उसका ये है कि जब आपने रोज़ा इफ्तार करना है, वैसे तो हम जो है नॉर्मल शरबत वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो बाजारी वगैरह भी मिलते हैं वो भी, तो आप कोशिश करें उसको अवॉइड करें। जो घर में होममेड होते हैं, आप 2 नींबू ले लें, उसमें जो है आप शक्कर ऐड कर लें और उसको आप जो है ना पानी के तौर पे यूज़ करें, तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है और जो पानी की कमी होती है उसको पूरी करता है। अच्छा, पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक साइड पे पानी का इस्तेमाल वो तो बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली एक टर्म यूज़ की जाती है डिटॉक्सिक वाटर। सो मैं उस हवाले से भी आपकी राय जानना चाहूँगा कि डिटॉक्सिक वाटर आम रूटीन में बहुत सारी जगहों पर स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, यंगस्टर्स भी यूज़ करते हैं अपनी बॉटल के अंदर। उन्होंने क्यूकम्बर और बाकी चीज़ें मिंट वगैरह ऐड करके, लेमन ऐड करके पानी को यूज़ करते हैं। सो रमज़ान में पॉसिबल है इस तरीके से इंटेक किया जा सकता है पानी आप को? कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटा वो पी लें, ये शक्कर वाला पानी जो मैंने आपको बताया उसमें नींबू वगैरह ऐड करके 1 घंटा आप उसमें जो है मिंट वगैरह डाल लें या आप इनको मिक्स करके एक बोतल में डाल लें, तो आप वो वक्फे से पीते रहें, तो ये भी एक बेस्ट चीज़ है। बिल्कुल सही है। शुगर या फिर ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको डील करने के लिए हमारी हेल्दी डाइट ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में क्या होगी? सेकेंडली हेल्दी डाइट के साथ साथ हमारा जो डाइट चार्ट है इन पेशेंट्स के लिए वो क्या होना चाहिए जिसमें ये अपनी सेहत को भी मलहूज़े खाते रखें और रमज़ान की अगर इबादत करना चाहते हैं, रोज़े रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकें? बेसिकली तो ये होता है कि जो शुगर पेशेंट्स हैं वो नॉर्मली रोज़ा रखते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वो उन्हें कुछ ना कुछ हर घंटे में खाने के लिए चाहिए होता है। और दूसरी बात ये कि जैसे कि कोई हाई ब्लड प्रेशर का आपने कहा है कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, उनका ये होता है कि पोटाशियम वाली जो चीज़ें हैं वो आपने जिनमें सोडियम ज़्यादा होता है, जैसे कि नमक वगैरह से अफ्तारी में चीज़ें बनती हैं, समोसे पकौड़े या जो भी चीज़ें बनती हैं, उसमें आपने नमक का इंटेक कम करना है। तो एक ये भी चीज़ है और उसके साथ ये कि आपने अफ्तारी में जो है ना आपने ज़्यादा बनानाज लेने हैं, उसमें पोटाशियम होता है, वो आपके हाइपरटेंशन जो है ना उसको वो बैलेंस कर देता है। फिर उसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट्स आ जाते हैं उनमें ये होता है कि जब आपने अफ्तारी अगर रोज़ा रख भी लिया उन्होंने, फ़र्ज़ करें,
तो उनके साथ ये होता है कि आपने ये देखना है कि उनको जो डाइट सजेस्ट की गई है उसके अकॉर्डिंग ही उनको जो है ना आपने अफ्तारी में चीज़ें देनी है। लाइक अगर हम बात करते हैं ये कि जौ का दलिया अफ्तारी में उन्हें दे दें, वो ठीक है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ 1-2 फ्रूट्स उनको ऐड करवा दें, और उसके साथ जो है ना आप बाद में या बेड टाइम पे या वैसे भी सोने से पहले कोई भी एक जो हर्बल टी दे दें। ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी वीकनेस को कवर किया हाँ जा जी, कवर सकता किया है। जा सकता ओके, है। टी का जब आपने जिक्र किया, तो टी तो वैसे रूटीन में पी जाती है, हर्बल टी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, लेकिन रूटीन में जब हम ब्लैक टी की बात करते हैं वो अमूमन ज़्यादा पी जाती है। उसके इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे देखती हैं रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर? कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम चाय पी लेंगे हमें पूरा दिन जो है वो प्यास नहीं लगेगी, लेकिन ये है, ये एक लीड करती है डिहाइड्रेशन को। ओके, तो कैफीन को अवॉइड करना चाहिए, चाय को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और ये मुझे लगता है कि ये जो एक मिथ है ये रॉन्ग साइड पे चलती है बिल्कुल कि हम इस सोच के साथ चाय पीते हैं कि इसके बाद प्यास नहीं लगेगी, जबकि उसके बाद ज़्यादा प्यास लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, सेकेंडली वेट लूज के हवाले से हम बात लाजमी करेंगे कि अमूमन ये होता है कि हम अपनी डाइट को लेकर या अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं जब रमज़ान शुरू होता है। तो हम ये सोचते हैं कि इस दफ़ा रमज़ान में हमें वेट जो है वो मैनेज करना है, हमारा वज़न कम होना चाहिए, लेकिन आफ्टर रमज़ान जब चेक किया जाता है तो पता लगता है कि वज़न कम होने की बजाय बढ़ चुका है। तो वो मिसमैनेजमेंट क्या होती है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता? अब ये देखिए, रमज़ान अल मुबारक जो है ना ये इबादत का महीना है, फोकस आपने इबादत पर रखना है, और उसके साथ साथ जो आपने एक अपना बनाया होता है, कहद किया होता है कि हमने वेट लॉस करना है, उसको भी देखना है। उसका ये है कि अब देखें सहरी में कुछ लोग होते हैं कि वो 3-4 पराठे तो मस्ट खाते हैं, कुछ लोगों की खुराक इतनी ज़्यादा हैवी होती है और साथ में वो कुछ भी हैवी ले रहे होते हैं, लाइक सालन वगैरह, कड़ी या कोई चिकन वगैरह ले रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपने इसको अवॉइड करना है, आपने आना है सिंपल खाने की तरफ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप दही लें, साथ में सादा रोटी लें, ठीक है, डन है। उसके अलावा आप आ जाए फिर इफ्तारी की तरफ। जैसा आपने कहा है कि रमज़ान के बाद देखते हैं वेट कम होने की बजाय बढ़ गया, उसकी वजह यही है कि लोग जो है ना समझते हैं कि अब अफ्तारी हो गई है, अब रोज़ा खुल गया, अब हमने जो दिल करे हम खा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल सही। आपको जो है ना अपने फैट्स को कंट्रोल करना है, आपको सबसे पहले अपने BMI को कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फिर अपने वेट को मैनेज करना है। बिल्कुल सही है, फ़ैट को कंट्रोल करना है, और उसके फ़ैट को कंट्रोल करने के साथ साथ जैसे अभी हिरा हमें बता रही हैं कि जो मुरगन ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा-सा अवॉइड करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर सहरी के औकात में। और सेकेंडली मैं ये अक्सर बात किया करता हूँ कि जब भी हम सहरी और इफ्तार के औकात में दरमियान में कोई गैप देखते हैं, टाइम ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें हम क्रंचिंग की तरफ ज़्यादा ज़ोर रखते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। उसकी वजह से भी हमारा वज़न जो है वो कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी जो खाने की हैबिट जो है वो पहले से बढ़ जाती है। और अमूमन हमें ये लगता है चूँकि जो हमारे एक्चुअल मील टाइम है वो 2 हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि शायद वज़न कम होगा, लेकिन वो इसके बरअक्स हो जाता है। और हमेशा की तरह ये बात कही जाती है कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन डाइट प्लान के साथ मौजूद होता है, जिसमें नेचुरली आपके लिए एक डाइट चार्ट या डाइट प्लान अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है। अगर आप उसको बेहतरीन तरीके से अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी कबाहतों से, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, आपकी सेहत भी अच्छी रह सकती है। सेकेंडली, जब भी हम वेट लूज़ की बात करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट को तो हम बड़ा ओपनली डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी डाइट या हमारी खुराक अच्छी हो, लेकिन जो दूसरी साइड है जिसमें हम कहते हैं हमारी फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, वॉक है, हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। और तब भी हमें ये लगता है कि शायद सिर्फ़ अपनी खुराक को बेहतर करेंगे तो वज़न कम हो जाएगा। तो मैं इस हवाले से भी हिरा की राय जानना चाहूँगा कि कैसे मुमकिन है कि हम फ़िज़िकल एक्टिविटी करें ना, हम वॉक करें ना, बैठे रहें, लेटे रहें, और फिर ये तवक्को भी करें कि अब हम वेट लूज़ भी करेंगे। अब हम इन 2 चीज़ों को देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेट करें, या तो आप अपनी डाइट बिल्कुल उस तरह कर लें कि आपका वज़न जो है वो कम हो जाए, या आप अपनी जो एक्सरसाइज़ है उसको बढ़ा दें। एक को कम कर दें, एक को बढ़ा दें। अगर आप उतनी ही रूटीन में खाना खा रहे हैं जितनी रूटीन में आप खाना चाहते हैं, फिर आप जो है ना अपनी एक्टिविटी वर्कआउट अपना बढ़ा दें। जहाँ पर आप दिन में 5 मिनट भी आप वॉक करते थे, वहाँ पे आप 20-25 मिनट तक कर लें अपने स्टेमिना के ऊपर। बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद जो लोग जिम के शौकीन हैं वो अपनी जिम वगैरह करें, वहाँ पे वो आपको गाइड कर देते होते हैं कि आपके वेट लॉस के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी होती हैं, जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइजेज वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जिमिंग वगैरह करें, और जैसे कि अगर फीमेल्स हैं घरों में,
अमूमन हमारी सीढ़ियाँ होती हैं घरों में, तो वो 5 स्टेयर्स गिन के ना 1 2 3 4 5 हम्म। 5 बार नीचे 5 बार ऊपर, यानी कि दिन में 2 से 3 बार ये करें, तो उससे उनका जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और जब हम कुछ स्पेसिफिक टारगेट या वक्त का दौरानिया फिक्स कर लेते हैं अपने वजन को कम करने के लिए, तो आपको लगता है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है? बिल्कुल, अगर आप एक चीज़ को रूटीन बना लेते हैं अपनी, तो वो आप पे एक चीज़ बड़ा अच्छा इम्पैक्ट करती है। अगर आपने रूटीन में वही काम करना है, तो आपकी बॉडी के लिए वेल एंड गुड है। बिल्कुल सही, उसको दौरानिया फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, आपको अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, वर्कआउट के लिए वक्त निकालना चाहिए, सारे कामों से हट के फारिग होकर आपको अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं रमज़ान मुबारक में, हमारा बाकी 11 मंथ्स का जो लाइफ स्पैन है वो एक साइड पर होता है, 1 मंथ का टोटली चेंज होता है, जिसमें हमारी नींद भी और तरह से होती है, हमारी खुराक भी और तरह से है, हमारी बाकी एक्टिविटीज़ भी बाकी रूटीन से डिफरेंट होती है, और आफ्टर 1 मंथ जो है वो हम बाकी फिर उसी ट्रैक पर चले जाते हैं। सो आपको क्या लगता है कंपैरेटिवली रमज़ान का महीना तो हमारे लिए एक बेहतरीन मैसेज है अपनी सेहत को बेहतर बनाने का, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करते, तो कैसे आप देखती हैं कि हमें अपनी सेहत को कैसे मेंटेन करना है कि हम बाकी 11 मंथ्स में भी इस हैबिट को सस्टेन कर पाएँ? अब देखें कि 11 महीने जैसे आपने कहा है, हमारे पास बहुत होते हैं खाने पीने के लिए, जो दिल करता है आपका खाएं, लेकिन 1 महीना ऐसा कि जिसमें आपको फास्टिंग करनी होती है। ये आपके जैसे कि बताया गया है, हदीस में है, कुरान पाक में है कि जो रोज़ा है ये जिस्म की ज़कात है। तो अगर आप 1 महीने में अवॉइड करते हैं उसको, आपको उसका अजर भी मिलता है, अल्लाह पाक भी खुश होते हैं, और ये एक तरह से आपका फ़र्ज़ भी अदा हो जाता है। तो फिर दूसरी तरफ ये है कि रोज़ा रखने से जो फिजिकल चेंजेस आते हैं वो तो एक साइड पर होते हैं, उसके अलावा भी जो है ना, जिन लोगों ने वेट लूज करना है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर वो अपनी रूटीन में ये चीज़ें ऐड कर लें कि जहाँ पर हम 3 टाइम खाना खा रहे थे या 4 टाइम खाना खा रहे थे, वहाँ पर वो 2 टाइम कर दें, यानी कि 2 टाइम का फाका करें और 1 या 2 टाइम वो खाएं, जो लोग दिन में 3 से 4 बार खाते हैं। और जो लोग गेन करना चाहते हैं उनके लिए ये होता है कि वो हेल्दी डाइट की तरफ आएं, जैसे कि वो अगर अफ्तारी में या सहर में लेते थे खजूरें वगैरह, वो गेन करें, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लें अपने, और अपना एक स्केड्यूल बनाएं प्रॉपर अपनी रूटीन का, उस हिसाब से चलें। अच्छा, एक जो अभी आपने वर्ड यूज़ किया कि जो लोग गेन करना चाहते हैं, अच्छा उसमें दोनों चीज़ें मुझे क्लियर करिएगा, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी जान सकेंगे। गेन करने के लिए आपको डाइट हेल्दी लेना है या फिर एक्सेसिव डाइट लेना है? एक्सेसिव डाइट का फ़ायदा नहीं है, आपको डाइट जो है हेल्दी ही लेनी है। आपने अपना BMI कैलकुलेट करवाना है कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की नीड है। तो जिन लोगों का BMI लाइक कह लें कि जो अंडर वेट हैं लोग, उनको हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपने जो है ना हेल्दी डाइट की तरफ आना, अपना आपने जो है ना डाइट पैटर्न वो चेंज करना है। जहाँ पर खाना 3 टाइम वही लोग खा रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं जो कि ओवरवेट लोग खा रहे हैं, लेकिन हमने उनकी डाइट रूटीन में ये चीज़ें शामिल करनी है जिनसे उनका वेट गेन हो। तो वेट गेन के लिए जो सबसे पहले एक चीज़ है वो ये है कि रमज़ान के बाद की मैं आपको बात बता रही हूँ कि आपने जो है ना 2 केले लेने हैं, 2 खजूरें लेनी है, उसमें 1 ग्लास जो है आपने दूध का लेना है, और उसमें कोई भी आपको ड्राई फ्रूट जो लगता है ना, काजू और पिस्ता के अलावा, क्योंकि ये आपका वेट लॉस करते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट सूट करता है ना, आपने वो उसमें ऐड करना है, उसको निहार मुँह आपने पीना है। तकरीबन 1 हफ्ते या 15 दिन के इस्तेमाल से आप वाज़े फ़र्क देखेंगे, आपका वेट गेन है ना होना शुरू हो जाएगा। आपने बिफोर और आफ्टर अपना जो वेट है वो मेजर करवाना है। बिल्कुल सही है, बहुत ज़बरदस्त। और जब आप अपने वेट को लेकर कॉन्शियस होते हैं तो उसमें दोनों पहलू जो हैं वो कंसिडर करने चाहिए। वेट लूज़ पे बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वज़न कम होता है और वो वज़न बढ़ाने की कोशिश में, तो उनके लिए बड़ी बेहतरीन रेमेडी जो है वो भी बताई गई है हिरावतुल साहिबा की जानिब से। सो जनाब, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाइट के ऊपर, और हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू स्टे हेल्दी इन रमज़ान। बहुत सारे सवालात हैं और ये बुनियादी सवाल हैं जिनसे हमें इशू होता है, कि हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि इन सवालात के हमें जवाब मिलने चाहिए। और अब जैसा कि माशाल्लाह हम पहला अशरा गुजार चुके हैं रमज़ान का, और उसके साथ साथ हमारी रूटीन में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन मैं हमेशा से ये कहा करता हूँ कि आप ये जो 1 मंथ है आपके पास, ये एक आपकी ओवरहॉलिंग का मंथ है, आपको अपना आप बेहतर करने का मंथ है। तो अगर 1 मंथ में आप अपनी सेहत को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने स्लीपिंग साइकिल को, इवन के अपने मील को सही कर लेते हैं, तो आफ्टर 1 मंथ जो बाकी साल है आपका, वो आप उसी पैटर्न पे चलते जाएंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से, बीमारियों से बच जाएंगे। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं जी हेल्दी डाइट की,
तो हेल्दी डाइट को लेने के लिए बैलेंस डाइट का एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो बड़ा इफेक्टिव है। बैलेंस डाइट को यूज़ करें, एक्सेसिव किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। कोई भी चीज़ एक्सेसिव जब होती है, ज़रूरत से ज़्यादा जब भी होती है, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह बन जाती है। तो जनाब डिस्कशन जारी रहेगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हीरा बतूल, क्लिनिकल डाइटिशियन है। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान विव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख। आज हम बात कर रहे हैं जी हाउ टू स्टे हेल्थी इन रमज़ान, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हीरा बतूल, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बेसिक क्वेश्चन यही था कि हमारी हेल्दी डाइट क्या होगी, हम अपने आप को कैसे फ़िट रख सकते हैं, हम अपने वेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो डिस्कशन उसी ही पैटर्न पे जारी रखेंगे और बहुत सारे वो सवालात जो आपकी तरफ से पूछे जाते हैं कि ये भी जानना ज़रूरी है कि कैसे हम वीकनेस को क्योर करेंगे, या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे वो किस हद तक ज़रूरी है। और फिर ख़ास तौर पे जब हम रमज़ान मुबारक की बात करते हैं तो उसमें हमारी सहरी और इफ्तार की जो मील हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि उसमें हम क्या चीज़ें इंटेक कर रहे हैं, हमारी खुराक का हिस्सा क्या क्या चीज़ें हैं, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं यकीनन हिरा से भी जानूँगा कि जब हम बात करते हैं जी अपने आप को फिट करने की, तो दो साइड्स बड़ी हाईलाइटेड होती हैं। एक साइड तो ये कि जो क्लिनिकल डाइटिशियन है, लोग बहुत ज़्यादा रुख करते हैं इनकी तरफ और पूछते हैं सवालात कि जी हमें डाइट चार्ट दें, हमें प्लान बताएं कि हमें कैसे अपना आप मैनेज करना है। दूसरी साइड होती है जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, जो बहुत सारी जिम्स में एक्सरसाइज करवाते हैं। तो वो जब ट्रेनिंग के लिए प्लान देते हैं तो उसमें एक टर्म दोनों जगहों पर यूज़ की जाती है जिसको कहा जाता है चीट डे। और चीट डे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। वो होता ही है कि एक आधा दिन ऐसा रखा होता है जिसमें आप खुल के खा पी सकते हैं। आप जो है वो जंक फूड भी खा सकते हैं, आप पिज़्ज़ाज़ भी खा सकते हैं, अमेरिकन ग़िज़ाएँ भी खा सकते हैं उसमें। और उसका जवाज़ ये है कि आपके पास पूरे हफ्ते के बाद कोई एक आधे दिन के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसी खुराक के लिए टाइम होना चाहिए ताकि आपके जिस्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। मैं हीरा से ये जानना चाहूँगा कि ये किस हद तक इस टर्म को से एग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं कि अगर बैलेंस डाइट करनी है तो क्या ऐसा कोई थीम शामिल करना ज़रूरी है? एज अ स्ट्रिक्ट डाइटिशियन मेरे ख्याल से जो चीट डे होता है ये होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना मैं चाहिए। सजेस्ट ही नहीं ओके, करती, ठीक है। क्योंकि अगर आपने प्लान फॉलो करना है 1 मंथ का या 1 वीक का या 15 डेज का, तो उसमें जो आपको है वो ऑनेस्टली उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो है एक खुद से प्रॉमिस किया होता है कि मैंने जो है इस चीज़ को फॉलो करना है, तो फिर अगर आप उसमें चीट करोगे तो वो तो अपने आप से चीट करने वाली बात है। बिल्कुल वो फिर सही बात नहीं है ना। तो ये जो चीट डे है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इसको बहुत बिल्कुल, इसको आप क्रिटिसाइज भी करती हैं और एग्री भी नहीं करती हैं। एग्री बिल्कुल नहीं सही है करती, जी। बिल्कुल। और चीट डे जो चूँकि माइंडसेट की बात है या फिर ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है इसके ऊपर। सो हीरा कहती हैं कि जी ये एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी सेहत को अच्छा बनाना है। सेकेंडली, चूँकि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जंक फूड का, तो उसमें आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। खुराक में एक मेजर पोर्शन जो है जंक फूड का यूज़ किया जाता है। और सेकेंडली, जंक फूड को इनटेक करने में शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन टाइमिंग मैटर करती है। बहुत सारी जगहों पर रात के 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद जंक फूड खाया जाता है और साथ ही सो जाते हैं हम लोग। तो वो चीज़ भी हमारी सेहत को नुकसान का बायस बनती है हमारे लिए। बिल्कुल बनती है। अब देखें, अब आप उस चीज़ को जो है वो टाइम नहीं दे रहे कि वो डाइजेस्ट हो बॉडी में जाके वो। तो जब हम सो जाते हैं कोई भी ऐसी चीज़ खाकर, जैसे कि जंक फूड हम खा रहे हैं तो हम सो जाते हैं उसके बाद, तो उसका ये होता है कि वो सही से जो है ना वो हमारा मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा होता, हम सो जाते हैं। उसके बाद उसके ये साइड इफेक्ट्स आते हैं बॉडी पर कि बच्चों का जो है ना वो बेली फैट उनको हो जाता है, या फिर उनको जो है सुबह जब उठते हैं उनको नोजिया फील होना शुरू हो जाता है कि मेरा दिल खराब हो रहा है या मुझे वॉमिट आ रही है। इसका ये भी एक फैक्टर है जो हमारी जो सेहत को इफेक्ट कर रहा होता है। और दूसरी बात ये कि जब आपने जंक फूड खाना ही है, जो बाज नहीं आते, इंतहाई ढीठ होते हैं लोग, उन्होंने खाना ही खाना है इस बात को, तो आपने जो है अगर खाना ही है तो उसको एक ऐसे खाए ना उस रूटीन में कि उसके बाद आप थोड़ा सा वर्कआउट करें ताकि वो फौरन ही डाइजेस्ट आपकी बॉडी कर ले। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, जो लोग आदी होते हैं जैसे भी आपने जिक्र किया, वो तो चूंकि अब आदत इतनी पुख्ता हो चुकी होती है कि उसको छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए शायद वो उसको अवॉइड नहीं कर पाते। सेकेंडली, स्लीपिंग साइकिल को अगर हम डिस्कस करें तो वो किस हद तक इम्पोर्टेंट है हमारी खुराक के हवाले से और हमारी अच्छी सेहत के हवाले से?
अब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वेट गेन वाले, उनको तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपने जो है ना तकरीबन 8 से 9 घंटे आपने स्लीप लेनी है, यानी कि आपने इतना सोना है, क्योंकि वेट गेन करने के लिए आपका आराम बहुत ज़रूरी है। उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपने अपना वर्कआउट कम कर देना है और अपना जो आराम है उसको बढ़ा लेना है, तो इससे वेट गेन होता है। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अब देखिए नॉर्मली एक इंसान को 7 से 8 घंटे सोना ही चाहिए, लेकिन रमज़ान में ये रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोग जो है वो इबादत को ज़्यादा टाइम देते हैं, कुछ लोग वैसे उनकी रूटीन चल रही होती है काम शाम और ये वो चीज़ें, तो हमें जो है नॉर्मली 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, यानी कि 7 से 8 घंटे का जो हमें टाइम पीरियड है पूरे दिन में पूरा कर लेना चाहिए। अगर रात में आप नहीं सो सके तो दिन में उस चीज़ को पूरा कर लें। बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें जो पार्शियल जो हमारी स्लीप है वो हमें किस हद तक इफेक्ट करती है? एक तो ये होता है ना कि हम रात की नींद ले रहे हैं, जो प्रॉपर जो टाइम है सोने का उस टाइम में हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। सेकंड ये होता है कि हम जैसे ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत सारे लोग सहरी के वक्त तक जागते रहते हैं, सहरी के बाद फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर वो सोते हैं और सुबह चंद 1 घंटे 2 3 4 घंटे सोने के बाद फिर उनकी रूटीन उसी तरह कंटिन्यू हो जाती है। फिर दोपहर में जब मौका मिलेगा 1 घंटा सो जाएंगे, असर के बाद थोड़ा टाइम मिलेगा फिर लेट जाएंगे। सो पार्शियल जो हम अपने स्लीप को ऐड करते हैं वो हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह होती है? मेरे ख्याल से देखिए, अब हम लोग जो है नमाज पढ़ते हैं, इशा की तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं, हमें जो है ना 1 घंटा इबादत करनी चाहिए, उसके बाद भी हम सो जाएं, फिर हम तहज्जुद के टाइम उठें, अपना नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, उसके बाद सहरी का टाइम हो जाता है, सहरी करें, नमाज पढ़ें और सो जाएं। फिर उसके बाद जो भी आपका टाइम है आप उस टाइम पर उठें, और फिर दोपहर ज़ोहर की अजान या नमाज के बाद आपको आराम करना चाहिए 1 से 2 घंटे, फिर उसके बाद असर की नमाज पढ़ें, तो इस तरह आपकी जो है स्लीप साइकिल मैनेज हो जाता है। बिल्कुल सही है। स्लीप साइकिल जो है वो खुराक को भी मुतासर करता है, क्योंकि हम टाइम पे नहीं सोएंगे तो बहुत सारी जगहों पर ये भी होता है। आम दिनों की बात है रमज़ान से हट के, कि जब हम रात को लेट सोते हैं सुबह जल्दी उठते हैं तो उसके बाद शायद हमारा ब्रेकफास्ट करने को दिल नहीं करता। सहरी में भी ऐसा ही होता है, रात को लेट सोते हैं, सहरी के औकात में जब उठते हैं तो हमारा खाने को दिल नहीं करता। सो वो खाना किस हद तक हमारा मुतासर होता है हमारी नींद की वजह से? मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब देखिए, हम क्यों कहते हैं कि हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, हमें वॉक क्यों करनी चाहिए? हमें वॉक किस वजह से करनी चाहिए? हमने जो नाइट मील लिया होता है, पोस्ट मील लिया होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में एडजस्टमेंट हो जाए न्यू मील के लिए। तो मॉर्निंग वॉक इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो आपका बचा कुछ फैट है या बची कुछ जो एनर्जी है पिछले डे की, प्रीवियस डे की, वो अच्छी तरह से जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और न्यू डे के लिए आपकी बॉडी रेडी हो जाए। बिल्कुल सही है। वीकनेस को क्योर करना, एक साइड पर ये मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको भी ये बताता चलूँ कि जब हम अपने वेट लूज़ की बात करते हैं तो उसको गालिबन वेट को लूज़ करना वीकनेस कंसिडर नहीं होता। वीकनेस इज़ अनदर थिंग। वीकनेस से मुराद ये कि आप खाते पीते हैं लेकिन आपको लगता है कि इंटरनली आपको कमज़ोरी महसूस होती है। जैसे भी हम जिक्र कर रहे थे कि हमें चक्कर महसूस होते हैं या फिर हमारे सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है या जिससे हमें कमज़ोरी महसूस होती है, तो ऐसे में अपनी डाइट को कैसे हमने मैनेज करना है या फिर हमने वीकनेस को क्योर कैसे करना है इन रमज़ान और आफ्टर रमज़ान, दोनों तरीके से? अगर हम आफ्टर रमज़ान की बात करें तो उसमें ये होता है कि कुछ लोगों को एनीमिया होता है, यानी खून की कमी होती है, उसकी वजह से भी उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं या सर दर्द करना शुरू होता है। तो हमें सबसे पहले अपनी HB चेक करवानी है उन लोगों को जिनको लगता है कि हमें चक्कर आ रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है या BP लो हो जाता है या कोई भी काम करते हैं थकावट महसूस होती है। एक तो उनको आयरन की कमी हो सकती है, दूसरा उनको खून की कमी हो सकती है। तो उसमें ये होता है कि आयरन रिच फूड लें, अपना फॉलिक एसिड लें, फीमेल्स भी मेल्स भी, इवन प्रेग्नेंट भी, लैक्टेशन वुमेन्स भी, इन सबको फॉलिक एसिड लाजमी लेना चाहिए। और इसके अलावा एप्पल जो है ना, डेली एक एप्पल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि हमने जो है ना डेली का 1 या 2 एप्पल खाने ही खाने हैं। इससे जो है ना आपकी ये जो आयरन की डेफिशिएंसी है ये दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही है। सो आपकी रूटीन में जैसे अभी आपने जिक्र किया कि डेली कम से कम 1 से 2 एप्पल जो है वो लाजमी खाने, सो कुछ बेसिक टिप्स या एडवाइसेस जो हमारे डाइट के मुताबिक हों, जो रूटीन में हों, जो हमें लगता हो कि शायद ये डाइट चार्ट या बाकी चीज़ों से हट के हैं, हम ऐसी क्या चीज़ें घर में जो मौजूद हों उसको इनटेक करें और हमें ये लगता है कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी ना हो, तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? जो नॉर्मली हम एक बेसिक डाइट की बात करते हैं ना, उसमें हम मेजर 5 ग्रुप ऑफ फ्रूट्स को ऐड करना होता है। अब उसमें 5 ग्रुप ऑफ फ्रूट सिर्फ फ्रूट्स नहीं होते, उसमें आपका प्रोटीन का पार्ट होता है, आपका फैट का पार्ट होता है, आपका मिनरल का पार्ट होता है, आपका कैल्शियम का पार्ट होता है, और एक आपका जो उसमें पोर्शन होता है आपके फ्रूट्स का होता है या वेजिटेबल्स का होता है। उसमें आपने करना ये कि 1 मुट्ठी आपने चावल लेने हैं,
जिन लोगों को ओवरवेट या ये ओबेसिटी का मसला है वो वाइट राइस यूज़ ना करें, ब्राउन राइस यूज़ करें। ठीक है। एक मुट्ठी आपने चावल लेने हैं, एक मुट्ठी ही आपने जो है ना तकरीबन उतना ही सालन लेना है। ठीक। एक हमारा प्रोटीन का पार्ट हो गया, एक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट हो गया। उसके बाद जो है ना आपने कोई भी ग्रिल फिश या चिकन वगैरह अपनी जो है ना उसमें वो भी ऐड करना है, वो भी एक ठीक है। प्रोटीन का अच्छा पार्ट है। वो हो गया। उसके खाने के बाद फिर आपने जो है ना फ्रूट लेना है, खाने से पहले ले लें या खाने के बाद ले लें फ्रूट। ये हमारा तकरीबन 4 मेजर जो थे पोर्शन वो कवर हो गए। उसके बाद सोने से पहले आपने 1 गिलास दूध पीना लाजमी, वो हमारा कैल्शियम का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, दूध पीने से फैट या ओबेसिटी इंक्रीज नहीं होती है? उसमें ये होता है कि अब देखें, जो हमें अपनी हड्डियों के लिए दूध की बहुत ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत हमें हर हाल में होती है। जो लोग ज़्यादा दूध इनटेक करते हैं या जिनको ये मसला हो जाता है, एक तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो जाती है और इसकी जो है ना या ज्यादती भी हो जाती है, तो उसको हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया, ये 2 बीमारियां हैं जो कि कैल्शियम की वजह से होती हैं। अगर हमें कैल्शियम की कमी है तो हम देखेंगे कि हम जब उठते बैठते हमारी हड्डियों में से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। इवन ये फीमेल्स में ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप जो है ना दूध में विटामिन डी का इंटेक करें 15 दिन में एक बार, उससे आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। ख़ासतौर पर उनके लिए जिनकी वर्किंग ज़्यादा है या जिनकी भाग दौड़ ज़्यादा है, उनको चाहिए कि विटामिन डी का इंटेक अपनी डाइट में ज़्यादा करें। बिल्कुल सही है हीरा। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप मेंटली फिट रहना चाहते हैं तो क्या उसके लिए भी खुराक को अच्छा रखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखें, आप अब अपनी खुराक में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, तो उससे ये होगा कि आपकी जो है ना उससे कोग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो हमें जो है ना अपनी चीज़ों को बैलेंस रखना है। हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, बहुत ज़्यादा नमक वाली नहीं खानी। हमने जो है ना नॉर्मल की तरफ जाना है ताकि हम हेल्दी रहें। और दूसरी बात ये कि खुश रहना है हर हाल में, चीज़ों को इतना स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, परेशानियां होती हैं इंसान को, लेकिन हम ये कहते हैं कि बस अल्लाह पाक हैं तो वो उन्होंने मुश्किलात भेजी हैं तो वही इसका हल निकालेंगे। तो ये खुद को एक समझाने वाली बात है। इंसान का अगर ईमान मजबूत हो तो वो कभी परेशान नहीं होता। और खुश रहने के लिए या कुछ भी हेल्दी रहने के लिए हमें 2 चीज़ों को करना ज़रूरी है। एक तो आप नमाज का आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आपको जो है ना योगा करनी है। बिल्कुल सही। 2 से 3 योगा का कांसेप्ट जो है ये अब तो खैर बहुत आम हो चुका है। बिल्कुल, ये आपने घर में इतनी ज़्यादा वीडियोस आजकल यूट्यूब से मिल जाती हैं या किसी भी चीज़ से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आपने 4 से 5 मिनट के लिए योगा करनी है, आपका माइंडसेट बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और इंसान को ऐसा लगता है जैसे कोई परेशानी है ही नहीं। बिल्कुल सही है। और फाइनली लाइफस्टाइल को हम बेहतर करना चाहते हैं। सो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो कैसे बेहतर हो सकता है, जिसमें ओवरऑल तमाम चीज़ें शामिल हों। हमारी खुराक भी अच्छी हो, हमारा स्लीपिंग साइकिल भी ठीक हो, हमारा मील टाइम भी ठीक हो, हमारी एक्टिविटीज़ भी ठीक हो। सो ये कैसे मुमकिन है? सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा जो है ना वर्क टाइप किस तरह का है। अगर कोई एक इंसान 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है तो उसको चाहिए कि अपने टाइम को मैनेज करे, अपना प्रॉपर एक टाइम बनाए। मैंने इस टाइम पर ब्रेकफास्ट करना है, मैंने इस टाइम पर लंच करना है, मैंने इस टाइम पर डिनर करना है और मैंने इस टाइम तक फैमिली को टाइम देना है, मैंने नमाज रोज़ा भी करना है और उसके बाद फिर मैंने इस टाइम तक सो जाना है। अपनी एक रूटीन बनानी है, फिक्स करनी है, अपने टाइम को जो है डिवाइड करना है अपने पोर्शंस में। फिर उसके बाद हेल्दी डाइट जो मैंने आपको बताई थी, जो 5 ग्रुप ऑफ फ्रूट्स हैं उनको ऐड करना है अपनी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह तो फिर फिट रहेंगे। बिल्कुल सही हीरा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो जनाब, आज हमने डिस्कशन की है कि रूटीन में हमें कैसे हेल्दी रहना है, ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में हमारी सेहत कैसे अच्छी रह सकती है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थी हीरा बतूल, जो क्लिनिकल डाइटिशियन थी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमेशा की तरह जाने से पहले चंद एक बातें जो आपके साथ में डिस्कस किया करता हूँ या कंक्लूड करता हूँ वो मैं लाजमी करूँगा कि जब हम रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं, रमज़ानुल मुबारक जो है वो माशाल्लाह बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, रहमतों और बरकतों का महीना है। और इसमें हमेशा ये बात मैं कहता हूँ कि आप अपनी सेहत को जो है ना प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी सेहत को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत सारी जगहों पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने खाने पीने को, अपने रूटीन को, अपने स्लीपिंग साइकिल को, अपने लाइफस्टाइल को। जब तमाम चीज़ों को हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हेल्दी जो आपकी जो फिटनेस है वो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये तो मुमकिन नहीं है। सो कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ें चीज़ों को और चीज़ों के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दें ताकि आपकी लाइफ जो है वो बेहतर सिमट में जा सके। सेकेंडली, लाइफ साइकिल, ये जो हमेशा बात होती है कि उसको हमने मेंटेन करना है, उसको बेहतर करना है। जब हम डाइट की बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक में, नो डाउट बहुत कंट्रोल करने के बावजूद भी हम बहुत रूटीन में फ़ैट और बाकी चीज़ें कंज्यूम कर जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कंज्यूम कर ही लेते हैं
नहीं हमसे कंट्रोल हो पा रहा, तो मेरा ये ख्याल है कि अपनी रूटीन में एक्सरसाइज या वॉक को लाजमी टाइम दें, ताकि जो भी ग़िज़ा आपके अंदर जा रही है कम से कम उसको आप अपने वॉक के ज़रिए मैनेज कर सकें। जब हम जो खाते हैं उसके बाद फिर हमें रेस्ट का टाइम या वॉक का टाइम या फिज़िकल एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, तो वो चीज़ हमारे लिए मज़ीद नुकसान का बायस बनती चली जाती है। और वेरी लास्ट एंड फाइनल, कि जो बच्चों को हम मील देते हैं उसमें ख़ास तौर पर जंक फूड की मैं बात करूँगा, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि वो इंतहाई नुकसानदेह होता है कि बच्चे जिस स्पीड के साथ पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स और शवारमास वगैरह इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और सेकेंडली, जिस टाइम पे वो खाया जाता है वो उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि दरमियान में आपके पास फ़िज़िकल फ़िटनेस का या एक्सरसाइज का या वॉक का कोई टाइम नहीं बचता। तो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।